नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज सीएम योगी ने सरकारी आवास पर अपने जनता दर्शन किया और लोगों की समस्याएं सुने। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार जनता की समस्याओं के लिए जनता दर्शन लगाया जाता है। गोरखपुर में भी कई बार इस तरीके की जनता दर्शन देखने को मिले, जहां बच्चों के साथ भी हंसी मजाक करते हुए सीएम योगी नजर आए और आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर ये जनता दर्शन लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी ये समस्याएं हैं इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो लगातार सीएम योगी जनता की समस्याओं को लेकर के जागरूक रहते हैं और लोगों की समस्याओं से जल्दी निजात दिलाया जाए, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी जुड़ेंगे और आज की बड़ी खबरें हैं वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अगर मैं बता दूं कि रायबरेली की ही नहीं, ये पूरे प्रदेश की खबर है। जिस तरीके से जो है हमारे पास जो है एक बात करें अगर तो पूरे भारत देश में जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है और सेना के शौर्य पराक्रम और बल की जो है जिस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान पे पूरे भारत देश में एक जाकर के जो है युद्ध लड़ा और उसमें बहुत जल्दी ही पाकिस्तान ने जो है अपने वो जो जितने भी उनके मंसूबे थे उनके सब पे पानी फेरा। भारत की खासकर वायुसेना ने जिस तरीके से ये जो है तीनों सेनाओं की जो है तारीफ करते नजर आए वहां पे। और अब ये पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के उस हमारे पास एक तस्वीर है। 2 दिन पहले जो है अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उन्होंने भी जो है निकाली है यात्रा और रायबरेली में शहर में। और आज पूर्व मंत्री सपा के जो है बागी विधायक मनोज पांडे ने भी जो है ये यात्रा निकाली है। हमारे पास की एक तस्वीर हम चाहेंगे अगर हमारे इनपुट के पास है तो एक बार दिखे कि जिस तरीके से सैनिकों का सम्मान हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बढ़ चढ़ करके इस उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है। और देश इसीलिए शायद ये इसको देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये तस्वीर है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो है दिखाने वाली है कि आने वाले समय में ये भारत देश एक है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे वो कोई भी नेता हो किसी भी दल का हो, लेकिन हम एक हैं और आने वाले समय में एक तरीके से एक स्टैंड पे खड़े हैं। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, लेकिन इस पे भी राजनीति जारी है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार सेना ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया है, वो तिरंगा यात्रा के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीति कर रही है। तमाम नेताओं का यह आरोप है और सबसे बड़ी बात है कि भले ही बागी और बात की जा रही है, लेकिन मनोज पांडे अब डायरेक्टली बीजेपी में ही है और बीजेपी के लिए ही वो अब एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष का कोई भी, अगर आप राजनीतिक दल की बात करें तो शायद इस तरह की कोई भी यात्रा नहीं निकाल रहा है फिलहाल। अगर बात की जाए जो डेलीगेशन भारत सरकार की तरफ से भेजने के लिए विदेशों में और जो शौर्य पराक्रम दिखाया है सेना ने, उसमें अगर शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है उनका नाम है, उस पर भी विपक्षियों को आपत्ति है कि जो हमने नाम सुझाए थे उसमें से भी उस नामों को सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि अपने मन से ही शशि थरूर का नाम डाल दिया गया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर शशि थरूर जा भी रहे हैं, आपकी उनसे बात या आपको उनके नाम पर आपत्ति है तो अलग विषय है, लेकिन सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए जिस तरीके से एक डेलीगेशन तैयार किया गया भारत सरकार की तरफ से, तो आपत्ति किस बात की होनी चाहिए?
आपको बता दें कि आज दिनांक, देखिए अखन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से जो समस्याएं हैं वो उनको लेकर के, जिस तरीके से, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि कोई भी चीजें हो, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, और राजनीति से हटके हम देश सबसे पहले आता है, कोई भी नेता। अब अखन अखन अगर बात करें तो उवैसी की अगर बात करूं मैं, आज जितने हद तक अखन हो सकता था, उवैसुद्दीन जो है विरोध भी करते थे, और कहीं ना कहीं भाजपा का और अन्य पार्टियों का विरोध करते नहीं, लेकिन इन टाइम पे अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, तो मैं खुद कह सकता हूं कि वो उवैसुद्दीन उवैसी है। और उन्होंने जा करके कश्मीर में जाकर के इंटरव्यू दिया, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो भी एक मुस्लिम है, और एक समुदाय की राजनीति करने वाला व्यक्ति विशेष जो है, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर ट्रेंड हो रहा है, और वो भारत देश के लिए पाकिस्तान के मुर्देबाद के नारे लगा रहा है, कहीं ना कहीं उस तरीके से वो जिहाद के खिलाफ एक मोर्चा खोल के बैठा है। तो ये बहुत अच्छी चीजें रही उवैसुद्दीन पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं उस तरीके से वो लीडर जिस तरीके से अपनी पार्टी के, वो आने वाले समय में उन्होंने बढ़ चढ़ करके ये चीजें कही, और शायद अगर मौका मिलता तो शायद वो इस तरीके से चीजें दिखाते भी। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे राजनीति करना और राजनीति की रोटियां सेकना, ये बहुत हद तक सही नहीं है। बिल्कुल असदुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से भारतीय होने का, देखिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भैया भारतीयता जुड़े हुए ना। उनके अंदर नजर आ रही थी, और एक राजनीतिक नहीं, उन्होंने एक राजनेता नहीं, क्योंकि एआईएम के भी जो ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, इनको लगातार ये कहते आए हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन इस तरीके के मसले पर जब पूरे देश एक साथ एकजुट होकर के खड़ा है, वहां पर ए और बी और सी टीम बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश सर्वोपरि है, ये बता दिया ओवैसी साहब ने। और लगातार इस तरीके के बयान दिए, उसकी वजह से ये समझ में आता है कि भारतीयों के लिए भारतीयता पहले है, राजनीतिक दल बाद में। और अगर नेता इस तरीके का वर्जन रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सर्वोपरि उसके लिए देश होना चाहिए और राष्ट्रहित सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। और जिस तरीके के राजनेता हैं, अगर इन लोगों ने इस तरीके की सक्रियता दिखाई है, और ओवैसी जी ने जिस तरीके से अपने भाषणों में लगातार भारत की जिंदाबाद और पाकिस्तान की मुर्दाबाद की बात की है, कहीं ना कहीं लोगों के दिल जीतने का भी काम किया, और साथ ही साथ ये भी बताने का काम किया है राजनीति से ऊपर देश हित है। इसीलिए आज पूरे देश में ओवैसी जी की जो मांग है और जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सारे अन्य जो विपक्षी दल हैं उनसे कहीं ऊपर हो गई, और उनकी लगातार बातों को लोग और पूरा देश देख भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र, बताइए इंद्रवीर, बताइए कुछ कह रहे हैं। हाँ, देखिए एक खबर मेरे पास और है, और हमारे साथ लाइन पे जो है हमारे मनोज कुमार सिंह एआरटीओ रायबरेली भी है। आप देख सकते होंगे उनको विजुअल में, और कहीं ना कहीं इसलिए इनको लाइन पे लिया क्योंकि ये बड़ी खबर है, और ये पूरे प्रदेश की बड़ी खबर है। जिस तरीके से लखनऊ में अभी एक हफ्ते पहले अगर बात करें तो 5 लोग एक बस आ रही थी जो है दिल्ली से, और वो जो है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुई और अचानक आग लग गई, और उसमें शासन प्रशासन पूरा उत्तर प्रदेश इसमें अलर्ट मोड पे है। और उसमें कल खबर भी चल रही थी और हर चैनलों पे कि 16 आरटीओ के जांच के घेरे में है, और ये बहुत बड़ी खबर है पूरे प्रदेश की। तो उसी पे आज मनोज कुमार सिंह एआरटीओ हमारे पास है, और साथ में जुड़े हुए हमारे पैनल पे, और मैं इनसे चाहूंगा कि शासन प्रशासन क्या क्या निर्देश मिले हैं, और किस तरीके से इन डग्गा मार बसों पे जो अनियंत्रित जो है ये सवारियां लेकर चलते हैं, और इनके पास जो पैनल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या राज्य सरकार की गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर के काम करते हैं, उस पर रायबरेली एआरटीओ किस तरीके से, या रायबरेली आरटीओ विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, उसी को लेकर मनोज जी ने ये समय निकाला, अपना बहुमूल्य समय। सबसे पहले मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर, और जानना चाहेंगे सर कि जो गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस में कैसे रायबरेली आरटीओ विभाग काम कर रहा है सर। धन्यवाद इंद्रवीर जी, आपको जोड़ने के लिए आपका आभार। देखिए, दुर्घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। किसी भी तरह की दुर्घटना हो, किसी की तरह की जान माल की क्षति किसी के लिए भी बड़ा दुख का विषय है। रही बात परिवहन विभाग की, तो ये दुर्घटना जिस दिन हुई थी उसके 3 दिन पहले के ही आदेश थे हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के कि ऐसे वाहनों की विशेष चेकिंग की जाए, और हम लोग लगातार चेकिंग करते भी हैं। कुछ चीजें होती हैं, किसी स्तर पर थोड़ी बहुत लापरवाही होती है, तो उसको उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया जाता है, और उसको तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। जैसे जो दुर्घटना हुई उसमें कुछ किसी संबंधित जिले के आरआई द्वारा सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया गया था, तो उन पर कार्रवाई की गई है।
हमारा प्रयास ये है कि लोगों का सफर सुरक्षित रहे और हम लोगों से अपेक्षा ये करते हैं कि संयमित चलें, सुरक्षित चलें। कई बार लॉन्ग दूरी की यात्रा में पहुंचने की जल्दी में लोग निर्धारित जो क्षमता है उससे ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। कम किराए के लालच में, कम किराए के वजह से कई बार लोग बैठ जाते हैं। तो ऐसा न करें। हमारे पैरेलल रोडवेज की बसें भी चलती हैं। यदि कहीं कोई उनको लगता है कि ये सुविधाजनक नहीं है तो रोडवेज की बसों से सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर बसों में थोड़ा सा एक विषय और आता है कि वहाँ चालकों का सामान्य ट्रेंड ये होता है कि शाम को बस चलती है और अगले दिन वो दोपहर तक कोशिश ये उनका रहता है कि गंतव्य तक पहुंच जाए, फिर जहां पहुंचे वहां से शाम को फिर से वापस चलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो चेकिंग में कोशिश ये करते हैं कि ड्राइवर की मनोदशा कैसी है, स्वस्थ है, ड्राइवर प्रॉपर नींद लिया है कि नहीं लिया है, आदि चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं। दुर्घटना निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विभाग लगातार इन पर कार्रवाई करता रहा है, पहले भी कार्रवाई करता रहा, वर्तमान में भी कार्रवाई जारी है। मनोज जी, एक सवाल है आपसे। एक्चुअली क्या है कि जो ये प्राइवेट बसेस हैं इनमें ही इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को सामने आती हैं कि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो लगातार घट रही हैं। बहुत सारी लगातार, अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो कई सारी घटनाएं घटित हुई और लोगों की जान चली गई है। लेकिन सरकारी बसों की बात की जाए, वहां पर इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती कि जो ये प्राइवेट बसेस हैं लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती हैं, लगातार इस तरीके के आदेश है और आप लोग भी फील्ड पर उतर करके लोगों के लिए या जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, लोगों के फिटनेस चेक की जाती है जो ये प्राइवेट बस चल रही होती है, उसके बावजूद भी ये डग्गा मार बसेस लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिरकार कौन से ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर किसका दबाव है, उसके बावजूद ही लोग चलते चले आ रहे हैं और अपनी प्राइवेट बसेस को लगातार चला रहे हैं और लोगों की जिंदगी लील जा रहे हैं? देखिए, व्यापार किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई करना चाहता है और नियम संगत ढंग से करना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, रोकना उचित भी नहीं होता है। यदि कोई भी बस जिसमें प्रपत्र पूर्ण है, वैध परमिट है, वैध लाइसेंस से ड्राइवर चला रहा है, बीमा है, फिटनेस है और निर्धारित क्षमता से गाड़ियां चल रही हैं तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, रोकना उचित भी नहीं है। समस्या थोड़ी सी आम जनमानस और बस मालिक दोनों का लोभ आता है सामने। लोभ इस स्तर पर होता है कि आम आदमी को रहता है कि कम किराए में हम जल्दी पहुंच जाएं। जो मैंने आपको शुरू में इंगित किया कि रात में 10 बजे बस चलती है और अगले दिन सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। जो बैठा है उसको भी जल्दी है कि जल्दी से पहुंच जाए, जो व्यापारी है या बस मालिक है, ऑपरेटर है, उसको भी है कि एक चक्कर जल्दी से पूरा हो। आप आगरा एक्सप्रेसवे में जो हमारे एटीएमएस सिस्टम लगी है, प्रणाली लगी है, प्रायः बसों में इनमें चालान और स्पीडिंग के देखे जाते हैं। हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। जरूरत ये है कि जन जागरूकता की, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। ये अवेयरनेस आप जैसा इस समय चला रहे हैं, हमको जोड़े हुए हैं, आप भी इस बात को इंगित कर रहे हैं। मनोज सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, एक आपसे लास्ट सवाल लूंगा। जी, मैं हो सकता है थोड़ा तीखा सवाल हो आपके लिए, मैं और ये मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट पूछना जरूरी है सर। सबसे पहला सवाल, ये बड़ा सवाल, क्या सर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तब विभाग, जैसे मैं तो कंटिन्यू देखता हूँ रायबरेली में आप लगातार अभियान चलाते हैं और हमारे साथ कई बार आप लाइव पे भी आ चुके हैं और आपके जूनियर मैडम है वो भी लगातार करती हैं, लेकिन और जो बड़े अगर स्तर पे बात करें जैसे सरकार की जो गाइडलाइंस आती है, हर विभाग उनको लगातार फॉलो क्यों नहीं करता? बस एक सवाल मुझे आपसे सर। सिंह साहब, देखिए, मैं पहले जहां से मैंने बात शुरू की थी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन विभाग सतत जागरूक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारा अभियान 3 दिन पहले परिवहन आयुक्त महोदय की चिट्ठी आई थी कि आज रात 12 बजे से चलेगा और रायबरेली जनपद में मैं ये घटना 5 बजे सुबह की है, मैं 4 बजे से चेकिंग में था उसी अभियान के तहत। जी, बिल्कुल। विभाग लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन मूल में यही है कि जन जागरूकता हो और हम ऑपरेटर को लगातार, टीसी साहब ने आदेश दिया है कि ऐसे गाड़ियों के परमिट हम निरस्त करें ताकि वो गाड़ी संचालन योग्य ही न बचे। अब एक कड़ी कार्रवाई की तरफ विभाग अग्रसर है और इसके सुखद परिणाम जल्दी ही आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत जरूरी है और अगर ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे तो लोगों की ना सिर्फ जिंदगियां बचेंगी बल्कि जो लोग अपने कुछ मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों को एकदम समझिए कि उनकी जिंदगी उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। आज लगातार जैसा कि सर ने, मनोज जी ने बताया कि
किस तरीके से कुछ लोग छोटे से मुनाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी को ताक पर रख देते हैं, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं और लोग जिंदा जल करके गाड़ियों में मर जाते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्राइवेट बस या ऑपरेटर है उनमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। सरकारी बसेस में ऐसे जो भी घटनाएं वो नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ जो प्राइवेट मुनाफा खोर लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो अपने कुछ लाभ के लिए लोगों की जिंदगी को ताक पर रख देते हैं, और यही कारण है कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। इस तरीके से मुनाफे के चक्कर में लोगों की जिंदगियां कहीं ना कहीं खो देते हैं वो लोग। और आज की डेट में जिस तरीके से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्राइवेट संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके के मनोज जी ने बताया कि उनको भी जागरूक हो रहने की जरूरत है और जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं और ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आईबीसी के साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। वेलकम सर। ज्ञानी कौन सी बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से 3 बड़ी खबरें हैं। खबरों में सबसे बड़ा पहले शुरुआत करेंगे पुलिसिंग। देखिए मैं अक्सर अगर लाइव आता हूँ 12 बजे में 12 बड़ी खबरों को लेकर के, तो पुलिस से ही स्टार्ट करता हूँ और सवालिया निशान हर वक्त पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। प्रतापगढ़ अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता है और खास तौर पे जाना जाता है। आप भी जानते हैं, आप लखनऊ से कवर कर रहे हैं, आपने पूरा यूपी देखा है, लेकिन जिस तरीके से प्रतापगढ़ में क्या नहीं कहा जा सकता कि प्रतापगढ़ हर वक्त सुर्खियों में रहता है। अगर अपराधों के मामले में बात करें तो नंबर 1 पे रहता है, और फिर से एक बार सुर्खियों में है। इसलिए है कि बीते शुक्रवार को एक दरोगा को, हरिंदर सिंह नाम है, उसको भरे नाले में पीट दिया जाता है। सोचिए, ये है पुलिसिंग प्रतापगढ़ की। पुलिस का खौफ नहीं है और सीधे से पीटा जाता है और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, वर्दी फाड़ दी गई थी, विधिवत मारा गया था। अब पुलिस की कार्रवाई देखिए। मैंने आज से आपको बृहस्पतिवार और बुधवार को भी बताया था कि एक भाजपा नेता के ऊपर हर्ष फायरिंग का आरोप लगा। मुकदमा 2 दिन बाद लिखा गया। देश सेवक डब्बू सिंह नाम है, रमाशंकर सिंह उर्फ डब्बू सिंह। उसकी गिरफ्तारी अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक दरोगा पीटा गया तो आप 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ ले रहे हैं। आप दूसरे दिन कल एक आरोपी को पकड़ लिया, 6 लोग नेम्ड है। हाँ, ये गलत है कि पुलिस के ऊपर आपने हमला किया, ये निहायत गलत बात है कि देखिए वही आपकी सुरक्षा में है और आप उन्हीं को पीट रहे हैं। तो निहायत, अगर आपको कोई शिकायत थी उस दरोगा से तो आप उच्च अधिकारियों के पास आप जा सकते थे, उसकी आप शिकायत कर सकते थे। हो सकता है कि अधिकारी उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते थे अगर आपसे उसकी नाराजगी थी तो। अगर आप एक वकील भी थे, अगर आपकी उनसे भी नाराजगी थी उस दरोगा से, तो आप सीधे उच्च अधिकारियों। वो दरोगा न्यायालय पहुंचा था, 2 लड़कियां गायब हुई थी, किडनैपिंग का मुकदमा लिखा गया था, रिकवरी करके वो न्यायालय में पेश करने आया था। आप उसको पीट दे रहे हैं। पीटने के बाद फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजने का काम कर रही है। आज कल दूसरे आरोपी को पकड़ा है, आज जेल भेजने का काम वो करेंगे। लेकिन सवालिया निशान यही है कि कप्तान साहब 10:30 बजे तक ऑफिस में नहीं बैठते हैं। उनको सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में स्पोर्ट्स बहुत प्यारा है, उनको क्रिकेट खेलना है। शाम को 1:30 बजे के बाद वो उठ जाएंगे और उसके बाद फिर 3 बजे 3:30 बजे तक पुलिस लाइन के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उनको क्रिकेट से इतना प्यार है, उनको पुलिसिंग पे ध्यान 1% नहीं है। देखा गया था कुंभ में, हम लोगों ने लगातार दिखाया था कि किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिसिंग यातायात को कैसे डोरियों पे चला रही है, कैसे पूरी तरीके से शिफ्टिंग की जा रही है। लोगों को रास्ता नहीं पता था, बस पुलिस उनको घुमा रही थी। जैसे प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज देखिए महाकुंभ का दौर था तो प्रयागराज में घुमाना पुलिस की मजबूरी थी, लेकिन आप उनको प्रतापगढ़ में भ्रमण करवा रहे थे। तो अब पुलिसिंग के ऊपर हमला हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। बात दूसरी खबर की करेंगे कि टेम्परेचर की बात करें। कल का तापमान गर्मी को लेकर के इतना हाई था कि 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान गया था। आज भी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन नगर पालिका मौन बैठा है। 22 से अधिक वाटर एटीएम लगाए गए हैं। वाटर एटीएम जब से लगे हैं अभी तक वो वाटर एटीएम नहीं चल रहे हैं। तकरीबन 18 करोड़ से अधिक लागत में वो वाटर एटीएम लगवाए गए थे और 4 साल से अधिक हो गया है उस वाटर एटीएम को लगाए हुए, नहीं चल रहे हैं। लोग बस अड्डे की बात करें, वहां यात्री आते हैं,
उनको पीने की पानी के लिए जो 1 रुपए का पानी उनको 1 लीटर मिल जाता था, वो 20 रुपए खर्चा कर रहे हैं। बात करें भगवा चुंगी चौकी के बगल, भगवा चुंगी चौकी के बगल वाटर एटीएम लगा है, वो कबाड़ हो चुके हैं। उसमें मैं आपको विजुअल भी दिखा सकता हूँ कि उसमें गाय और भैंस बांधी जा रही है। सोचिए, उसमें चिड़िया का घोंसला तक बन चुका है। और सीधी सी बात है, आप बात करें जिजियाची स्कूल के पास, जहाँ छात्राएं पढ़ने आती हैं, उनको 20 रुपए का पानी खरीदना पड़ रहा है, जहाँ 1 रुपए में 1 लीटर का पानी मिल जाए। और प्यूरिफायर पूरा, देखिए कई ऐसे वाटर एटीएम हैं जो मेन मेन स्थानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप नगर पालिका किस तरह, एक ही आदमी का भाजपा के है और उनका 25 साल से उस नगर पालिका पे कब्जा है। कोई भी लेना देना नहीं है वाटर एटीएम। उनको ये लेना देना है कि इस चुनाव में उलट फेर करके, मैं कैसे आपको दिखाया गया भी था कि किस तरीके से वो ऊपर नीचे करके चुनाव। बिल्कुल लेना और देना दोनों है, लेकिन लेना और देना जो है वो ले और दे रहे होंगे 100% है। और नगर पालिका का क्या हाल है सबको पता है। लेकिन मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए, इस गर्मी के मौसम में इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है और भी लगातार बढ़ेगा, और अगर ऐसे में नगर पालिका के पास व्यवस्था नहीं है वाटर कूलर के लिए, एटीएम के लिए, वाटर एटीएम के लिए, तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लोग किसके भरोसे हैं? आपके भरोसे हैं। अगर आप उनको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो कैसे इस गर्मी में वो, अगर उनको प्यास लगेगी तो कहाँ मिलेगा? कई ऐसी जगह भी होती है ज्ञानेंद्र जहां पर दुकानें नहीं होती, जहां लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो कम से कम वो तो उपलब्ध करा लीजिए। अगर मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो खरीद के पी भी लेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूर टाइप के हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा साधन होता है पानी। वो बार बार 20 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकते, कम से कम उनके लिए कोई मैनेजमेंट तो करा लीजिए। लेकिन नहीं, लेना और देना में ही है, गिव एंड टेक एक शब्द है ना, जो उसी के हिसाब से लगे रहते हैं। लेकिन जो काम है आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, वो करना ही नहीं है। सबसे बड़ी यही समस्या है। और नगर पालिका हो या जो भी तमाम जिम्मेदार हो, जिला प्रशासन के लोग, उनका ना जाने कब इस तरफ उनकी नजर जाएगी और कब वो देखेंगे कि आम जनमानस को इस गर्मी में पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन पानी की पानी है अखंड ही मैं नहीं। रोक रहा हूँ आपको, अखंड मैं रोक रहा हूँ। मैं देखिए, यही होता है मौके पे चौका लग जाना। हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक हैं, अपना दल से है, फिलहाल सदर से नहीं है। और मैं देखिए, ये आए थे काम से, लेकिन मैंने इनको रोक लिया। मैं सीधे इन्हीं से टॉपिक पे ही बात कर लेता हूँ। विधायक जी अपना दल से हैं, ये बताइए, सीधे सीधे मैं आप ही से बात करता हूँ और सीधे एक जवाब है। अखंड ये हमारे लखनऊ से है। सीधे मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि गर्मी का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस है, और सीधी सी बात है कि फिलहाल आप विश्वनाथगंज से विधायक है, अपना दल से आप गठबंधन है भाजपा से। एक सवाल ये है कि इस तापमान में जिस तरीके से 22 वाटर एटीएम प्रतापगढ़ शहरों में लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक वो चल नहीं रहे हैं, केवल 1 महीने चले, इस पे आपका क्या है? और क्या सीधे आप लाइव हैं? आप सीधे आप अभी हम वो कहाँ लगाए उसके बारे में हम जानकारी नहीं, तो मैं क्या बता दूं कहाँ लगाए गए हैं क्या। अखंड कोई सवाल हो सीधे आप पूछ लीजिए। विधायक जी एक सवाल ये है आपसे कि देखिए, आप जनता के आप जनता आपको चुन करके भेजती है विधानसभा में, तो आपसे वो उम्मीद जी करती है कि आप उसके हित का ख्याल रखेंगे। तो आज की डेट में जी एक बहुत मूलभूत सुविधा के लिए अगर जल की एक बहुत जरूरत है, तो आम लोग जिनके पास पैसा है वो तो खरीद सकते हैं 20 रुपए की बोतल। लेकिन आप एक विधायक हैं, आप जानते हैं कि जनता के लिए क्या जरूरत है। जो गरीब है, मजबूर लोग हैं, वो खरीद नहीं सकते। मानते हैं आपको जानकारी नहीं है कि वाटर एटीएम, वाटर कूलर कहाँ लगाए गए हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि जनता के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको पूरा करना हाँ, चाहिए? जनता इतने के लिए टेम्परेचर जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ये वाटर कूलर अब आया है, पहले कुएं से पानी भरा जाता था। और जो जल की व्यवस्था है, जो जरूरी चीजें वो हर जगह चल रहा है। ये तो आधुनिक चीजें हैं। पश्चिमीकरण की आप बात कर रहे हैं। हर जगह नल है, हैंड पाइप है, उससे पानी मिल रहा है। वाटर कूलर तो एक ये पश्चिमीकरण की देन है। जैसे पहले अब महिलाएं धोती पहनते थी, अब वो पैंट शर्ट पहनने लगी हैं, जीन्स पहनने लगी हैं। ये तो आधुनिकीकरण है। बाकी जो हमारी सरकार की एनडीए की जो उपलब्धियां हैं, हर गरीब को हर सुविधा देना, हमारी सरकार हर व्यक्ति के लिए टोटी का नल दे रहा है, हैंड पाइप जो है वो मरम्मत है, सबको मिल रहे हैं। ये तो वाटर कूलर, ये तो आधुनिक चीज है।
देखिए विधायक जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी के लिए नल आ गया है। आधुनिक हैंडपंप की जगह नल का अब लोग हाँ, तो जो इस्तेमाल करने देखा लगे। जाएगा, जो जहाँ लेकिन गड़बड़ होगा, लेकिन माननीय विधायक जी से डीएम साहब से कहेंगे, वो जो गड़बड़ होगा वो ठीक होगा। जो चीज इंजीनियरिंग की चीजें हैं, तो वो जो गड़बड़ होगा वो ठीक कराया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे, वो ठीक कराएंगे। बिल्कुल बाकी आपसे तो तो उम्मीद हमारी यही है जो कि आप बुनियादी चीजें हैं, हमारा जो हैंड पाइप का नल है और जो टंकी का पानी है, वो सब लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि गर्मी से सब लोग व्याकुल हैं, मर रहे हैं। नहीं, ये तो होना भी हमारी नहीं चाहिए, सरकार, ऐसी स्थिति एनडीए पैदा की भी नहीं होनी सरकार चाहिए। सब लोगों को बराबर ध्यान दे रही, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम हो परिवार का, चाहे उच्च वर्ग का हो, किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए सबका ख्याल रख रही है। विधायक जी, वो तो बिल्कुल सही बात है, आप ख्याल रख रहे हैं और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां पर जहाँ स्थितियां अधिकारी हैं और कुछ उसको लोग सुधरवाया जाएगा, जो बिगड़े होंगे वो ठीक कराए जाएंगे। पत्रकार तो जी, यही तो ठीक। आपसे उम्मीद है, यही यही तो ठीक उम्मीद की ठीक, जाती बहुत है कि बहुत आप लोग धन्यवाद। मिलकर। नहीं, हमारी आपका भी धन्यवाद सरकार बहुत। के मुखिया माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, सबके नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका कार्य हो रहा है। सब लोग बहुत खुशहाल हैं, देश आगे बढ़ रहा है। देश दुनिया के देशों में विकसित देशों में आगे बढ़ रहा है हमारा देश, उसमें कोई कमी नहीं। बिल्कुल कमी नहीं, एक कमी धन्यवाद। जो वहां पर रह गई है उसको कम से कम दुरुस्त करवा दीजिए विधायक जी। जो हाँ, कमी चलिए, रह आज जा रही हम है उसको दुरुस्त जिलाधिकारी करवा महोदय से दीजिए। कहेंगे, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। आज ही हम बात बिल्कुल कर लेंगे, ठीक। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए अखंड, ये थे विश्वनाथगंज के विधायक थे। और साफ तौर पे देखिए, बिल्कुल आपने, मैंने आपको पहले भी शुक्रवार को भी बताया था कि डीएम जिलाधिकारी ने किस तरीके से नगर पालिका के ऊपर एक्शन लिया था, किस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी फाइलें, उस फाइलों में मैं उस दिन बताना मैं भूल गया था, लेकिन मैं और भी डिटेल में घुसा हूं। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वाटर एटीएम का भी पूरा का पूरा खाका मंगाया गया है। और जिला अधिकारी मेरे हिसाब से, क्योंकि शिव सहाय अवस्थी लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी, तो वो हो सकता है कि जो कई वर्षों से यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं नगर पालिका में, हो सकता है कि बड़ा एक्शन और कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन हम आज बात कर रहे, हो सकता है आज शाम तक भी सूचना विभाग की ओर से सूचना मिल जाए कि नगर पालिका में काफी बड़ा एक्शन हुआ है और जो काफी दिनों से डेरा यहाँ पे जमा के बैठे हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अखंड, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जरूरी भी है। अगर देखिए कार्रवाई करते हैं तो लोगों को कम से कम डर लगता है। जो अधिकारी कर्मचारी जो वहां बैठे रहते हैं, जो कई वर्षों से एक जगह पे टिके हुए हैं, उनको डर लगेगा और वो कहीं ना कहीं जो आज काम नहीं कर रहे हैं, फिर से वो काम के ऊपर ध्यान देंगे। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? देखिए कल कानपुर में एक एसटीएफ गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक होमगार्ड और एक पीआरडी की महिला है, और लगभग 3 जो है अन्य जो है कर्मी हैं, जो कहीं ना कहीं गैंग बना करके लोगों को साथ में जो है धोखाधड़ी करके और उनसे पैसा लेने का काम करते थे। आपको बता दें कि इस गैंग का सरगना है वो पुलिस कर्मी है, और वो टीआई के रूप में कहीं ना कहीं कानपुर में तैनात है। वो फिलहाल अभी फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक पीआरडी की महिला, जो कि अपने आप को इंस्पेक्टर बन करके जगह जगह पर जाती थी, ये लोग रेकी करते थे कि किसी ने अगर अनैतिक रूप से कोई कार्य किया है, इनको पता चल जाता था तो उनके यहाँ पे जाते थे, उनको कार में उठा करके बैठा लेते थे और पूरे शहर में तब तक घुमाते थे जब तक उनके पास में पैसे जो है ऑनलाइन पैसे ना आ जाए। उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता, जिसके बाद में कानपुर में 2 मामले दर्ज हुए, जिसके बाद में रावतपुर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की। वहीं एसटीएफ जो सर्विलांस की टीम है पश्चिम की, उसने जो है कार्रवाई करते हुए इनका जो है लोकेशन ट्रेस किया। उसके बाद में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से इनका जो सरगना है टीआई, वो फिलहाल अभी फरार है। जिनके कंधों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है और खाकी के ऊपर होता है कि अपराधियों को पकड़े, अब वो खुद ही अपराध करने लगेगी तो विश्वास किस पे रह जाएगा अवनीश जी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में ऐसे कई सारे मामले लगातार आप भी देख रहे होंगे, लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो खाकी वर्दी है वो बदनाम होती हुई नजर आ रही है। जो लगातार के मामले होते हैं सबसे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी कही जा सकती है कि इन सभी मामलों को छुपाने का कार्य नहीं किया जा रहा। उनको साफ तौर पर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसको ये नहीं किया जा रहा है कि किसी मामले को दबाया जाए। फिलहाल
जिस तरीके से आपने कहा कि जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाएंगे तो किस तरीके से जो है जनता किसके पास में जाएगी। तो बिल्कुल बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अगर मनोबल किसी का बढ़ रहा है, उस मनोबल को किस तरीके से तोड़ा जाए और जनता के हित के लिए किस तरीके से ये लोग कार्य करें, इस पे एक बड़ा एक एक्शन जरूर लेना चाहिए अखन। बिल्कुल अवनीश, लेना भी चाहिए क्योंकि देखिए एसीपी रैंक के अधिकारी के ऊपर आरोप लगते हैं, फिर टीआई के ऊपर आरोप लगते हैं और इस तरीके के आरोप है कि कहीं अगर वो जनता आम जनमानस या कई कमजोर लोगों के या यूं कहें कि एक आम जनमानस के ऊपर आरोप लगता है तो कई वर्षों तक वो जेल में ही रहेंगे वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाकी जिस खाकी के ऊपर जिम्मेदारी होती है न्याय दिलाने की, उसी के ऊपर अब इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जघन्य आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो क्या हम सुरक्षित हैं, क्योंकि लोगों को न्याय की उम्मीद कम ही होती है। कई बार ये देखने को मिला है कि न्याय आज तो मिल ही नहीं पाता, न्यायालय जाना पड़ता है और न्यायालय से भी न्याय बहुत दिनों बाद मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब एक खाकी को इस तरीके से बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है, क्यों है अवनीश? हाँ, बिल्कुल अखिल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल एक एक्शन ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें एक नजीर बननी चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जिनके दिमाग से अभी भी जो है कहीं ना कहीं करप्शन नहीं जा रहा है, वो करप्शन खत्म करने के लिए कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। जो ये लोग पकड़े जाते हैं, जिनके खिलाफ में कार्रवाइयां होती हैं, वो ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर पेश करे और आने वाले समय में जो कोई अगर मन भी बना रहा हो कि गलत काम किया जाए, तो वो एक नजीर जो बनी हो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आए और वो गलत कार्य करने से बचे। तो एक किस तरीके का एक्शन सरकार को या जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको लेना चाहिए, जो इस तरीके की नजीर बन के सामने आए, जिसमें कहीं ना कहीं जनता को भी लगे कि कहीं ना कहीं जो सरकार है या उच्च अधिकारी है वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे उनके हित में कार्य हो रहा है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, ऐसे एक्शन की मांग और डिमांड होती रहती है, लेकिन वो एक्शन ऐसे दिखते नहीं, क्योंकि अगर ऐसे एक्शन होते तो शायद इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल योगी सरकार, और आपने पहली लाइन बड़ी अच्छी बोली थी अवनीश की, ये सरकार लगातार इस की सामने लेकर के आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास है। क्योंकि कई बार जब पुलिस महकमे के लोगों के ऊपर आरोप लगता है तो मामले को छिपाया जाता है, लेकिन इस सरकार में ये सारे मामले जनता के सामने आते हैं और उन दोषियों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल न्यायालय से ही सारी की सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, न्यायालय ही उनको दंड देता है। ऐसे में सरकार का जो काम है, जो बड़े अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सराहना होनी चाहिए और ऐसे मामलों को उजागर करने वाले अधिकारियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से बस्ती से अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर भेजी थी कि 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला आया, तो फिलहाल वो मामला अभी थमा नहीं था कि फिलहाल एक नया मामला अखंड देखने को आया कि एक 5 साल की जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद में जो जो उसको ढूंढा जाता है, परिजन द्वारा नहीं मिलते हैं, तो पुलिस को उसको सूचना लगातार मोड में आ जाती है और जो है पुलिस अभिनंदन द्वारा पूरी एक टीम गठित कर दी जाती है, लगातार उसकी ढूंढा जाता है। लेकिन घर से महज 200 मीटर की दूरी पे लड़की का शव बरामद होता है, जिसपे धारदार हथियारों से उसपे निशान दिखाई पड़ते हैं, जिस नाबालिग बच्ची की 5 साल की बच्ची की जो निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक बस्ती के जो अभिनंदन है वो काफी एक्टिव है, हमेशा सुर्खियों में बने रखते हैं। उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर दी और अपने जो अधिकारी हैं, जो उनके जो सीईओ है, एडिशनल है, एसपी है, तत्काल सब लोगों को बुला के सारे लोगों के साथ मीटिंग की और फिलहाल इस बारे में मुझे खास ये कहा कि जिस तरीके से जो हत्या हुई है पुलिस द्वारा उसको जो दावा करने के लिए भेजा, लेकिन पुलिस अभिनंदन ने यह भी कहा कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके जो कार्रवाई उचित है बिल्कुल की जाएगी और आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जो जिस तरीके से घटनाएं पूरे बस्ती के पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अक्सर बच्चियों के साथ में ऐसे निर्मम हत्याएं जो देखने को मिल रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से उसे गिरफ्तार करते हैं, क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अभिनंदन काफी एक्टिव मोड पे दिख रहे हैं, हो सकता हो कि जल्दी इसका कुछ अनावरण किया जाए। अखंड जितेंद्र, क्या परिवार वालों की तरफ से किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है, ऐसी कोई जानकारी निकल करके सामने आई? क्योंकि पुलिस ने अभी तो फिलहाल टीमें गठित की हैं, जानकारी तो हासिल हो नहीं पाई। क्या किसी की आपसी दुश्मनी का ये पूरा मामला है? क्योंकि एक बच्ची के साथ 5 साल की महज वो बच्ची है, उसकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो क्या कुछ कोई एंगल निकल करके आ रहा है? कोई आपसी रंजिश है जिसकी वजह से ये बेटी शिकार हो गई इस आपसी रंजिश में? नहीं, अभी तक परिवार की तरफ से ऐसा कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, ना ही किसी तरह के किसी का नामजद एप्लीकेशन दिया गया। फिलहाल पुलिस जो है लेकिन अपनी जो है सूत्रों के हिसाब से और अपनी जो उसके इंटेलिजेंस है उस हिसाब से पुलिस लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों के जो फोन डिटेल्स है वो भी खंगाले जा रहे हैं कि जल्द ही अनावरा पुलिस फिलहाल परिजन की तरफ से अभी इस तरह की बयान नहीं आया। खंड बिल्कुल जितेंद्र, एक छोटी सी बच्ची, अभी उसके कुछ ही दिन हुए थे और उस तरीके से उसको निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे जो कहते हैं कि जिनकी कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं,
जो बच्चियों में भी अगर इस तरीके से एक बच्ची के साथ इस तरीके का निर्मम हत्या कर देना, पुलिस ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ करके उनको ऐसी सजा दे कि आजीवन वो याद रखें। एक बच्ची की हत्या करके ना सिर्फ आपने उसकी हत्या की बल्कि उस परिवार की, पूरे परिवार की हत्या कर दी, क्योंकि आज हर एक परिवार अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है और आपने उसके बच्चे को ले लिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जल्द से जल्द ऐसे अपराधी को ढूंढ करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आजीवन वो सलाखों के पीछे ही रह जाए। जो दर्द दिया है उसे भी उसी तरीके का दर्द का एहसास जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 किलो 230 ग्राम चरस बरामद की गई है। पीलीभीत के थाना मारूटांडा को पुलिस को द्वारा एक मुखबिरी की सूचना मिली थी कि 2 किलो 300 ग्राम अवैध चरस के साथ लोग डगा पुल से कलीनगर की तरफ जाने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस वहां पर पहुंची थी और 2 आरोपियों को दर दबोचा है, जिनके पास से 2 किलो 230 ग्राम चरस व एक अवैध तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस भी उनके पास से बरामद हुआ है। गंभीर धाराओं में थाना मारूटांडा में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लगातार इस तरीके से जो मादक पदार्थों के जो तस्कर हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं कि ऐसे जो मादक पदार्थों के जो अंतर जनपदीय तस्कर के जो गिरोह के जो सदस्य हैं, जो गिरोहबंद लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। एक और खबर आपसे जानना चाहेंगे आकाश, पीलीभीत से लगातार बाघ के हमले देखने को मिल रहे हैं पीलीभीत में। इसको लेकर के क्या जिला प्रशासन ने कोई या वन विभाग ने कोई एहतियातन या कोई रोड मैप बना रखा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं, जो तस्वीरें आई, वो देख करके पूरा प्रदेश और पूरा का पूरा देश भी दहल उठा था, क्योंकि इस तरीके से बाघ के हमले में कुछ किसानों की मौत हो गई। अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे हाल ही में लगभग फ्राइडे को एक खबर IBC 24 न्यूज चैनल पे बताई गई थी। उसके बाद में कल एक और बाघ का हमला हुआ है पीलीभीत के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र में। उसका भी सब किसान का छद्म विषेद परिस्थितियों में मिला है। वहीं परिजनों ने भी वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहां पर भी जैसा कि बताया गया था कि यहाँ के जो वन अधिकारी हैं, यहाँ के DFO हैं, कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, कोई भी यहाँ के जिम्मेदार जो वन विभाग के लोग हैं वो भी नहीं पहुंचते हैं। और एक हफ्ते में कहा जाए तो सर 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी भय का माहौल है। यहाँ पर जंगली जानवर निकले आते हैं, जिससे किसी ने आए दिन किसानों की मौत का आए दिन मौतें होती हैं। तो आकाश, वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं आकाश, वन विभाग के पास क्या इस तरीके से, क्योंकि अब अगर इस तरीके से रिहायशी इलाकों में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिहायशी इलाका होगा ना, कहीं तो घर होंगे, तभी तो किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं आबादी होगी, तो क्या वन विभाग एकदम बेपरवाह लापरवाह बना हुआ है कि इस तरीके से एक घटनाएं लगातार कुछ हफ्ते के अंदर ये इस तरह की घटनाएं घट गई हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? लोग तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई विरोध प्रदर्शन? क्या आपने लोगों को लोग खोते हुए ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? जी अखंड जी, लगातार खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी यहाँ के वन विभाग के अधिकारी हैं या DFO हैं, कोई भी उनके कान में जू नहीं रेंगती है। एक हफ्ते में 2 किसानों की मौत। अब अगर आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 50 किसानों ने अपनी जान बाघ के हमले में गंवा चुके हैं। पीलीभीत से में जो 50 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, मगर अभी तक वन विभाग की तरफ से उन लोगों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही उनके परिवारजनों को कोई वहां पर सतावना देने पहुंचते हैं लोग। वही दिक्कत है ना कि कोई सांत्वना दे नहीं सकते, कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, लोग अपने को खो रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं वहां पर आ रही हैं, बाघ के हमले लगातार जारी हैं। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी पर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? और लोग अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या उनको शौक लगा है? क्या खुशी से कर रहे हैं? क्या वो विरोध प्रदर्शन वो देख रहे हैं कि आपकी जो लचर कार्रवाई है, जिसकी वजह से लोग अपने को लगातार आए दिन हफ्ते में 2 लोगों की मौत हो गई, शत विशत शव देखे, पूरे देश ने देखे क्या स्थितियां हैं, तो कम से कम कार्रवाई तो करनी चाहिए आपको। कुछ ना कुछ तो इसका कोई तरीका तो निकालना चाहिए कि लोग कम से कम बच सके। नहीं है तो कम से कम जागरूकता अभियान तो चलाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन आप लापरवाह बने बैठे हैं और लोग फोन करते हैं तो आप फोन भी नहीं उठाते। अधिकारियों से जरूर पूछिएगा इस बाबत की क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हफ्ते में ही इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, 2 घटनाएं हो गई हैं आकाश। तो आखिरकार वन विभाग कब जागेगा, कब नींद से जागेगा? पूछिएगा जरूर। और क्या कार्रवाई, क्या जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, इसके बारे में जरूर जानकारी लीजिएगा। अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे कल 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगर हुआ तो DFO मनीष कुमार जी को लाइव ले लीजिए आप, सबसे पहले या दूसरे नंबर पे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा।
बिल्कुल आप लीजिए और उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार लोगों की इस तरीके से जिंदगियां लील रहा है बाघ, तो कम से कम कोई तो उपाय होगा आपके पास। लोग अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो खुशी से नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप लोग कोई तो तरीका, कोई एक प्लानिंग करें जिसकी वजह से लोगों की जान बच सके। आज उसने 2 लोगों की जिंदगियां ली ली है, आगे चल के ना जाने कितने लोगों की ले लेगा। क्या करेंगे आप इसके लिए? कुछ ना कुछ जरूर इसका कोई निष्कर्ष निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, जरूर बात कीजिएगा उनसे और अगर हो सके तो कल उनको लाइव पे लीजिए। लगातार इस तरह की घटनाएं पीलीभीत पे देखने को मिल रही है, लेकिन जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार सोए हुए हैं, ना जाने वो कब नींद से जागेंगे और जो बाघ लोगों को नींद परमानेंट सुला दे रहा है उसके खिलाफ या उसके लिए कौन सी कोई कार्रवाई करेंगे, देखने वाली बात होगी। एक और आपको खबर बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को फ्रंट फुट में खेलने के लिए अब उनको नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया है। उनको पहले हटा दिया गया था पद से, लेकिन हाल फिलहाल में माफी मिली और अब उनको नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी पीडीए के जरिए और ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि अब हम ही असली हैं, समाजवादी पार्टी और दलितों के हितैषी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को लगा कि अब जरूरत है किसी और को आगे करने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दलितों के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। क्योंकि लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस, कहीं ना कहीं अब अंबेडकर जी की फोटो को लेकर के वो लोग आगे चल रहे हैं और लोगों के मन में बसपा सुप्रीमो जो मायावती है उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में सेंध ना लगे, इसलिए अब फुल फ्लैश आकाश आनंद आगे आएंगे और अच्छे से बैटिंग करेंगे कि उनके वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है उसे सहेजा जा सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बसपा अपने वोट बैंक को बचा के रख पाने में कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है और आकाश आनंद कितनी बड़ी उनके लिए, क्योंकि आकाश आनंद एक चैलेंज है चंद्रशेखर रावण के लिए भी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि तमाम ऐसे जो नेता हैं जो अपनी तरफ खींच रहे हैं दलितों को, उनको अब रोकने के लिए अब आकाश आनंद को मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि वो उन्हें रोक पाते हैं, क्या किस तरीके से डिफेंस मोड में आते हैं या फिर आक्रामक रूप अख्तियार करते हैं। सबने देखा आकाश आनंद किस तरीके से आक्रामक रूप अख्तियार किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा था कि बसपा एक बार फिर से खड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने चुनाव के एन वक्त उनको हटाया और उनके पद को उनको पद से मुक्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक क्वेश्चन हुई कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो चाहती क्या है। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब देखते हैं कि उस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरते हैं आकाश आनंद। अब आपको एक और खबर बता दें कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से अमर्यादित टिप्पणी की गई, अशोभनीय टिप्पणी की गई और आपत्तिजनक टिप्पणी कही जाए, क्योंकि जिस तरीके से माँ बाप के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी, ये अब वॉर लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया के बीच ये वॉर कहीं ना कहीं चल रहा है, जो श्री कृष्ण और शिशुपाल तक चला आया है। दोनों लोग एक दूसरे को हिदायत दे रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है सूबे के, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को जनेश्वर जी से सीखना चाहिए था, राम मनोहर लोहिया से सीखना चाहिए था। इनके अंदर समाजवादी का कुछ है ही नहीं, केवल हल्ला हुड़दंग और रोड पर उतरना, अराजकता, यही काम है समाजवादी पार्टी का। अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया भी स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी बात करते आ रहे हैं कि आपको भी अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग लगातार इस तरीके की भाषा से कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक सोशल मीडिया, एक बड़ी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया है, ये अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि एक किसी के भी माँ बाप के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उनके माँ बाप के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टिप्पणी करें हम तो कम से कम एक मर्यादा बनी रहे, क्योंकि अगर मर्यादा को तार तार करेंगे तो आज आप करेंगे, कल कोई और करेगा, और हाल फिलहाल में ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।